हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डब्ल्यूएस एकेडमी एंड दिस इज़ पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रियम्बल है। एंड ऑल ऑफ यू नो कि हमने बहुत टाइम से हम एमसीक्यूज कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें जितने भी मेन टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो कर रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की 3 पार्ट्स हमने किए, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कंप्लीट किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी किया। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं दे कैन वॉच इट, दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। प्ले लिस्ट बना के हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज, सो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज सेशन। टुडेज टॉपिक इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस प्रियम्बल वाले टॉपिक पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी किए, वो भी उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो बाकी जितने भी प्रीवियस जो हमने पॉलिटी के एमसीक्यूज किए हैं तो मैंने अलग अलग लेक्चर के, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वही सर्च एकेडमी उस पे नाम है उसका, तो उस पे मैंने पीडीएफ्स फॉरवर्ड की हैं। बस आज का जो लेक्चर है इसकी भी फॉरवर्ड मैं वहाँ पे करूँगी। अब कंप्यूटर्स की बचती है वो भी मैं वहाँ फॉरवर्ड करूँगी, राइट। और इंशाल्लाह आज से हम इंग्लिश वाला भी मैराथन सीरीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। आप लोगों को मैंने बार बार बताया कि जब हमारा जो कंट्री है, जब उनको फ्रीडम मिला 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है 60 कंट्रीज जो है दुनिया भर में जो 60 कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े गए। उसके बाद बहुत सारे फीचर्स को बारो किया गया। तो जो प्रियम्बल वाला फीचर है ये किस कंट्री से बारो किया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए। देखो, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, मैंने आपको ये पढ़ा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की याद रखनी है वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर जो हमने लिया है ना वो हमने कनाडा से लिया है, ये कि हमारे पास जो फेडरलिज्म है बट हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये फीचर हमने बोरो किया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का तो सबको पता होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है। तो जो अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे ना, प्रियम्बल हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ये फीचर, ठीक है। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने प्रियम्बल वाला फीचर लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैज कॉल्ड द प्रियम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इंट्रोडक्शन कराता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ये प्रीफेस है। प्रियम्बल जैसे इंसान का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वैसे ही प्रियम्बल है। आइडेंटिटी कार्ड एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई बंदा प्रियम्बल पढ़ेगा ना उसको पूरा समझ आ जाएगा कि जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, वो लोगों के लिए क्या चाहती है। क्योंकि उसमें जो विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का विजन उसमें रखा गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ उसमें है, समरी उसमें है, ठीक है। सो प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक किस थिंकर ने बोला है? एन ए पालखीवाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ये चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए बनाई गई थी उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। तो ये किसने बोला है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एन ए पालखीवाला। एन ए पालखीवाला कॉल्ड द प्रियम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Nani Ardeshkar Palkhiwala, commonly known as N.A. Palkhiwala, was an Indian jurist, economist and statesman. He was known for his exceptional legal and oratory skills. Palkhiwala served as India's ambassador to the United States and also held various important positions including being a respected constitutional lawyer. ठीक है, शाबाश. Got it? Moving to another question. Which of the following word was not added in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act? आपको याद रखना है जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया, ओनली वंस। अभी तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया। उस बात पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में डिफरेंट चीज़ें बोली। पहले बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरे में बोला है कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया उसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। उसमें ये भी बोला गया है जो प्रियम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब प्रियम्बल को अमेंड किया गया उसमें चेंज लाई गई, वो किसके थ्रू लाई गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रियम्बल में चेंज लाई गई और उसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको ऐड नहीं किया गया? सोशलिस्टिक, सेक्युलर
सेक्युलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक। देखो जो 3 वर्ड्स को ऐड किया गया वो है सोशलिस्ट को ऐड किया गया, सेक्युलर को ऐड किया गया, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। तो रिपब्लिक वाला जो वर्ड है ना इसको ऐड नहीं किया गया, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था, प्रियम्बल में था। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, रिपब्लिक। ठीक है, शाबाश। क्या आपको पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है? इंडिया रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है। वो ब्रिटेन की तरह जिस हेरिडिटरी नहीं है। हमारे यहाँ किंग और क्वीन नहीं होता है। हमारा जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट, उसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो लोगों ने चुने होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट चुन के आता है। यहाँ पे कोई किसी पर्टिकुलर खानदान का प्रेसिडेंट नहीं आता है। अगर हम अभी की बात करेंगे, अभी हमारे पास एक जो है लेडी है और वो भी ट्राइबल ओरिजिन से, राइट? तो शी इज आवर प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, और इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? प्रियम्बल में तो जस्टिस वर्ड मेंशन करके है ना, जस्टिस वर्ड मेंशन करके। तो कितनी तरह की जस्टिस वहां पे मेंशन करके? 2, 3, 4, 5, बताइए कितनी तरह की जस्टिस बता के प्रियम्बल में। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 3 तरह की जस्टिस। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस जो है ना वो है कि सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। तीनों तरह की जस्टिस हो हमारी कंट्री में, ये हमारे प्रियम्बल में देख के हैं जस्टिस वाले पोर्शन में। सोशल जस्टिस का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए, या चाहे स्कीम्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ के लिए होनी चाहिए। और वेलफेयर हमें सोचना है हर एक सिटीज़न का। तो जो इनइक्वालिटीज़ है ना उनको कम करने की ज़रूरत है, तो इसी को हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, इन्होंने बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन देखी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्कीम्स लाता है, सोशल स्कीम्स, जिनसे इनको अपलिफ्ट कराया जाता है। या विडोज़ होते हैं, ठीक है, या एल्डरली लोग होते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करेंगे, दिस एम्स टू एंश्योर दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू एंड दैट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आर रिड्यूस्ड थ्रू वेरियस मेजर्स। इसका मतलब इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि 1, 2 या 10 ही लोग हो मुल्क में जिनके हाथों में सारा वेल्थ हो। ऐसा नहीं है। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हमें काम करना है, उनको अपलिफ्ट कराना है, उनको सब्सिडाइज्ड फूड देना है, उनके लिए ट्रेनिंग देनी है। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी हमें मुल्क में लाना है। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो हर एक जो है जो एलिजिबल होता है, जैसे एज फैक्टर होता है, क्वालिफिकेशन कोई होती है, तो वो एलिजिबल हर एक इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। और जो भी 18 साल से बड़ा इंसान यहाँ पे है, अडल्ट है, वो उसको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, सो दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये 3 तरह की जस्टिस है। ठीक है, शाबाश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड भी लिखे हैं, तो कितनी तरह की लिबर्टी मेंशन करके? 2, 3, 4, 5, बताइए। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी इन द प्रियम्बल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। ठीक है, तो 5 तरह की लिबर्टी बता के है प्रियम्बल में। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। ठीक है, 5 तरह की लिबर्टी बता के हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप दिस गारंटीज इंडिविजुअल फ्रीडम अलाउइंग सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, बिलीव्स, फेथ विदाउट फियर ऑफ ऑपरेशन। तो कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको वर्शिप करना है आप आराम से कर सकते हैं। आपको पूजा करना है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको चर्च जाना है, आपको कोई भी फेथ पे बिलीव करना है, आपका कोई भी अपना बिलीफ होगा, आप एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, आपका जो है लिबर्टी ऑफ थॉट मिलेगा, उससे फुल डेवलपमेंट भी होती है, पर्सनल डेवलपमेंट। सो 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर देयर इन द प्रियम्बल, ये आपको याद रख लेना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वलिटी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? कितनी तरह की इक्वलिटी को मेंशन करके हैं? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितनी तरह की इक्वलिटी भी मेंशन करके है प्रियम्बल में? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन
ए, दो तरह की इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दो तरह की इक्वलिटी मेंशन करके प्रियम्बल में. सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दिस एम्फसाइज इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और अदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स. हमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसके बेसिस पे कि ये इस कास्ट का है, ये इस जेंडर का है, ये इस डायनास्टी का है, ये इस रिलीजन का है, इस कलर का है. बिल्कुल भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 जो है ना, इस टाइम फोर्स में आया कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्स हुआ इस टाइम, फोर्स में आया कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम एज रिपब्लिक डे मनाते हैं. ठीक है, रिपब्लिक डे. लेकिन जो 26 नवंबर 1949 है, इस टाइम अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इस डेट पे अडॉप्ट हो, और ये डेट प्रियम्बल में भी लिख के है, ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है, वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इस डेट पे अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं हम इस डेट पे. ठीक है, शाबाश. सो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मनाते हैं 26 नवंबर 1949, जो रिसेंटली हुआ 26 नवंबर, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं. सो इस टाइम पे क्या हुआ? अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट इट? ओके. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. The Constituent Assembly adopted on November 26, 1949. However, the Indian Constitution was adopted. ये बेसिकली अडॉप्ट नहीं, एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया. आफ्टर द फाइनल ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. दिस डेट वाज चोजन टू कमोमरेट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 26 जनवरी 1930. क्योंकि उस टाइम बोला गया था, हमारी जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस टाइम बोला गया था कि हम आने वाले 26 जनवरी को, दैट मीन्स 26 1930 को मनाएंगे रिपब्लिक डे. तो इसीलिए फिर एनफोर्स में लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, और एज अ रिपब्लिक डे हम मनाते हैं. The Constituent Assembly of India, composed of elected representatives from various regions and communities, played a pivotal role in drafting and finalizing the Constitution. The drafting process took almost 3 years, during which intense debates and discussions were held to ensure that the Constitution reflected the diverse aspirations of the Indian population. On the day of adoption, the Indian Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the governing document of the country. Dr. Rajendra Prasad became the first president of India, and the country officially became the Democratic Republic with the president as the head of the state. देखो, अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे अब मेंशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930. अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चरल पार्ट, हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है हमने, तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ना, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बल्कि था. लेकिन फिर जब आज़ादी हमें हासिल हुई, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 जो है वो ख़त्म हुआ फिर, और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया. ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने इंडिया के. गॉट इट? शाबाश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल? जो प्रियम्बल में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनमें इन 4 जो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स, 4 चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है जब हम प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ते हैं. इनमें से कौन सा नहीं है? सो यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. क्योंकि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता चलता है प्रियम्बल से, जब हम पढ़ते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, तो उस टाइम हमें पता चलता है कि अथॉरिटी किसके पास है, लोगों के पास है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पता चलता है, जैसे रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है ना, तो उससे हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पता चलता है. तो ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी पता चलता है जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, लेकिन डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं लिख के है. अलबत्ता जो 4th इंग्रेडिएंट है ना, वो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको बोला ये प्रियम्बल के टेक्स्ट में भी लिख के है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और क्या डेट लिखे है? 26 नवंबर 1949. ठीक है, वो डेट ऑफ एडॉप्शन है, लेकिन डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है,
सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सोवरियन है। सोवरियन का मतलब होता है कि हम इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी इंटरनल फैसला हो या एक्सटर्नल फैसला हो हम खुद ले सकते हैं, इंडिया खुद ले सकती है, हम किसी के अंडर नहीं है। सोशलिस्टिक होता है मतलब कि हम ये इसमें सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सेक्युलर का मतलब है कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। डेमोक्रेटिक की यहाँ पे लोग वोट देते हैं, लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, खुद के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कोई आम इंसान उठ के इलेक्शन लड़ सकता है, हर एक आम इंसान वोट डालता है जो भी एडल्ट है, और जो मिनिस्टर बनता है वो भी आम इंसान पहले होता है, फिर वो भी पॉलिसीज बनाता है लोगों के लिए। और रिपब्लिक का तो मैंने आपको बोला कि जहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है। ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो लिबर्टी है, वो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टर्निटी है। फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा रखना, हार्मनी रखना। इक्वलिटी का मतलब होता है कि हम सारे जो सिटीजन्स हैं ना वो लॉ के सामने बराबर है। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप एक इंसान को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इजाज़त दो, मतलब आप पर्सनैलिटी फुली डेवलप हो, लिबर्टी ऑफ थॉट हो, सोचने पे कोई रोक ना हो, बोलने पे कोई रोक ना हो, अपने बिलीफ पे कोई रोक ना हो, और इंसाफ मिले, ठीक है। और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 जनवरी 1950 है वो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। बात यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ गॉट इट? शाबाश। तो जैसे आप लोगों को पता है, हम पहले भी बहुत सारे एमसीक्यूज हमने किए थे, और बीच में थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा गला ही बैठ गया था, सो फिर थोड़ा सा स्लो करना पड़ा। बट अब फिर से हम आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। डू वॉच दिस लेक्चर्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इससे भी ज़्यादा आपको कोई चाहिए और कोई टॉपिक पॉलिटी पे आप एमसीक्यूज चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं 10 लेक्चर्स भी ला सकती हूँ किसी भी टॉपिक पे पॉलिटी के, ठीक है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आपको वो एमसीक्यू सेशन मिलेगा। इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन, इंडियन सोशलिज्म किस पे बेस्ड है? मार्क्सिज्म, रशियन, चाइनीज, गांधीयन। हमारा जो सोशलिज्म है, हमारा जो सोशलिस्टिक अप्रोच है, वो किसके आइडियाज़ के बेसिस पे है? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, गांधीयन के बेसिस पे। इंडियन सोशलिज्म इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म, एंड इट इज मोर क्लोज टू गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। शाबाश। Direct democracy is based on 4 devices. Which of the following is not a device of direct democracy? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी 2 तरह की होती हैं। क्या? डेमोक्रेसी जो है ना, 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब लोग डायरेक्टली लोग डायरेक्टली फैसला करते हैं कुछ इश्यूज़ पे, कोई बिल्स पास करनी होती है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे चलती है जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे लोगों की राय पूछ सकते हैं बहुत सारे मसलों पे। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादातर मुल्कों में है, क्योंकि जो जहाँ पे जो पॉपुलस कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इंडिया में इतने सारे इशूज़ होते हैं, इतनी सारी बिल्स पास होती है, बार बार थोड़ी इतने सारे लोगों से पूछ सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है लोग चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पे लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से अब हमें बोलना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, इलेक्शन एंड रिकॉल। ऑब्वियसली रेफरेंडम जो होता है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है, इनिशिएटिव भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है, रिकॉल भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है। लेकिन जो इलेक्शन है ना वो इंडिया में ज़्यादातर होते हैं। इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल जो है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल, और इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, ठीक है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल्स हैं ना, वो एक रेफरेंडम है, दूसरा इनिशिएटिव है, तीसरा रिकॉल है, चौथा प्लेबिसाइट है, ठीक है। उसमें लोग डायरेक्टली टेक पार्ट करते हैं। जैसे इनका हम अलग अलग से मतलब भी पढ़ेंगे। रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट, ठीक है, जिसमें
एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू वोट ऑन अ स्पेसिफिक इशू और पॉलिसी। रेफरेंडम होता है एक डायरेक्ट वोट जिसमें पूरा एंटायर इलेक्टोरेट मतलब मुल्क में जितने भी एलिजिबल होते हैं ना वोट डालने के लिए उनको हम इलेक्टोरेट बोलते हैं, उनको बोला जाता है किसी एक पर्टिकुलर इशू पे आप वोट करें, क्या आप ये बिल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट और बाय पिटिशन फ्रॉम द सिटीजन्स, या तो एक गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी कि इस पे आप वोट करें या कोई पिटिशन डालेगा सिटीजन्स में से। रेफरेंडम्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट इशूज सच एज चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर पॉलिसी चेंज एंड टेरिटोरियल मैटर्स। तो रेफरेंडम का इस्तेमाल किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लानी होती हैं, मेजर पॉलिसी चेंजेस लानी होती है या टेरिटोरियल मैटर्स होती है वहाँ पे। लेकिन ऐसे मुल्कों में कि जैसे स्विट्ज़रलैंड है ना, वहाँ पे आबादी बहुत कम है ना, तो अगर हम यूरोपियन मुल्क देखेंगे वो है जो हमारा यूपी है ना उससे छोटे हैं, जो इंडिया की एक स्टेट है ना उनसे छोटे हैं वो मुल्क। अगर हम इटली, फ्रांस, स्पेन की बात करेंगे तो इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच अ ह्यूज पॉपुलस कंट्री एंड इवन इंडिया की डाइवर्सिटी में ही इसकी स्ट्रेंथ छुपी है, बट इट इज़ रियली वेरी हार्ड, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द हेड ऑफ द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट to address all the issues from all sections of the society. So उसके बाद अगर हम इनिशिएटिव की बात करेंगे, ये भी एक टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। एन इनिशिएटिव अलाउज सिटीजन्स टू प्रपोज न्यू लॉज और चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉज थ्रू पिटिशन प्रोसेस। इनिशिएटिव अलाउ करता है, इनिशिएटिव एक ऐसा टूल है जो सिटीजन को अलाउ करता है कि आप नए लॉज के लिए प्रपोज करें, आपके हमारे मुल्क में ऐसे नए लॉज होने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पे लॉ होना चाहिए, या हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन पे चेंज लाए। ये पिटिशन प्रोसेस से होता है। इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आर कलेक्टेड द प्रपोज्ड इनिशिएटिव टू इज पुट टू पब्लिक वोट। और अगर उसमें कुछ तादाद होती है कि आपको इतने % ऑफ पॉपुलेशन की सिग्नेचर चाहिए और अगर उतने सिग्नेचर्स आए ना फिर वो इशू वोट पे रखते हैं, पब्लिक वोट पे। इफ़ द इनिशिएटिव रिसीव्स अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इट बिकम्स लॉ। और अगर उस इनिशिएटिव पे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आएंगे तो वो लॉ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉल भी एक डायरेक्ट टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। रिकॉल अलाउज टू रिकॉल होता है ना कि वापस कॉल बैक करना, ठीक है। रिकॉल अलाउज सिटीजन्स टू रिमूव इलेक्टेड ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑफिस बिफोर द टर्म इज कंप्लीटेड। तो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, उन कंट्रीज में अगर उनको सिटीजन्स को लगता है ना कि कोई अच्छे से काम नहीं करता है, कोई मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं करता है या कोई ऑफिशियल अच्छे से काम नहीं करता है, उसकी टर्म पूरी होने से पहले ही उसको रिकॉल किया जाता है। अगर वोट मैक्सिमम आए रिकॉल पे तो उसको रिमूव किया जाता है। इफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आर कलेक्टेड ऑन अ पिटिशन रिकॉल इलेक्शन इज हेल्ड। अगर उस पिटिशन पे, रिकॉल वाली पिटिशन पे सफिशिएंट नंबर जो रखा गया होगा एक कंट्री में, नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आते हैं ना, तो फिर उस रिकॉल पे इलेक्शन रखा जाता है और गिविंग वोटर्स द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड वेदर द ऑप्शन शुड बी रिमूव। और अगर फिर उस पर मैक्सिमम वोट आए उसको रिमूव करने के लिए तो ऑब्वियसली उस ऑप्शन को रिमूव किया जाता है। सो ये रिकॉल है। आप करते हैं बात पेल्बिसाइड की। सिटीजन्स असेंबली इज अ रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु कम टुगेदर टू डिलिब्रेट एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ स्पेसिफिक इशूज। सिटीजन्स असेंबली जो होती है ना वो उसमें रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को, वो सामने आते हैं, वो डिस्कशन करते हैं और रिकमेंडेशंस डालते हैं, किसी स्पेसिफिक इशू पे रिकमेंडेशंस देते हैं। दीज असेंबलीज प्रोवाइड अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन एंड अलो फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड डिस्कशंस, ठीक है। तो ये जो सिटीजन्स असेंबली में होता है ना रैंडम एक ग्रुप ऑफ पीपल सिटीजन्स, तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। और इनको फिर अलाउ किया जाता है कि आप डिस्कशंस करो, डिसीजंस लो, क्योंकि ये एक सैंपल बनता है, रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पॉपुलेशन को, तो उसको पेल्बिसाइड बोलते हैं। और इसमें फिर अंदर से भी डिफरेंट किस्में हैं, ठीक है। तो इवन जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने इसकी मीनिंग देखी, ठीक। Moving to another question, the term democratic is used in the preamble. A broader sense of democratic means democratic जो यूज़ किया गया है ना हमारे preamble में, वर्ड टर्म जो democratic यूज़ किया है, मैंने आपको समझाई उसकी मीनिंग क्या है। उसका broader sense में मतलब क्या है, political democracy only, social democracy only, economic democracy only या all। so इसका जो broader sense अगर हम देखेंगे ना, democracy मतलब हो गया overall democracy। social democracy means way of life that recognizes liberty, equality and fraternity, ठीक है। ऑब्वियसली अगर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो मुल्क सही से नहीं चलेगा। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी और प्रेम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी के आइडियल्स है ना, ये कहाँ से लिए गए हमारे प्रेम्बल में? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इरिश रेवोल्यूशन, यूएसए रेवोल्यूशन, बताइए।
जो आइडियल्स है ना लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब था? ये हुआ था 1789 से 1799 तक। Which article of the Indian Constitution provides equal pay for equal work and secures men and women equal rights? मैंने जब आपको DPSP पढ़ाई थी उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि हमारा DPSP में एक आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिक्योर, जो मैन और वुमेन है उनको इक्वल राइट सिक्योर करता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 325, ऑप्शन डी आर्टिकल 326। एंड यस द राइट आंसर इज आर्टिकल ऑप्शन बी आर्टिकल 39। लेकिन ये क्या है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 39 में आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स। सो जो आर्टिकल 35 आपको पता जो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी आर्टिकल 39। ठीक है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 325 क्या है। आर्टिकल 325 है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स से अबो है, ऑब्वियसली ही इज एलिजिबल फॉर वोट। तो इसमें आर्टिकल 320 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन को हम इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं करेंगे इलेक्टोरल रोल्स में। किस बेसिस पे? किसी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट पे बेस पे, सेक्स के बेस पे, कि ये लड़की है, ये उस कास्ट से है, ये इस रेस से है, ये इस रिलीजन से है। उस बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, किसी को इनएलिजिबल नहीं बना सकते हो इलेक्टोरल रोल्स के लिए। तो जो भी अडल्ट होगा ना इंडिया में, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो ही इज एलिजिबल टू वोट। तो ये हमें आर्टिकल 325 बताता है। आर्टिकल 326 हमें क्या बताता है? इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेस ऑफ अडल्ट सफरेज। कि जो लोकसभा है या असेंबली इलेक्शन होते हैं वो जो होने हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे होने चाहिए। अडल्ट जो भी 18 ईयर से अब है वो एलिजिबल वोट के हैं। जैसे हमारा आर्टिकल 324 है, वो हमें डील करता है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के साथ, है ना। और इसी तरह आर्टिकल 325 बोलता है कि कोई भी पर्सन को आप इनएलिजिबल नहीं ठहरा सकते हो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स इन इलेक्टोरल रोल्स। और आर्टिकल 326 हमें बताता है कि लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन है वो ऑन द बेस ऑफ अडल्ट सफरेज होने चाहिए। ठीक है, हु गेव द स्टेटमेंट दैट द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? याद रख लेना, ये स्टेटमेंट किसने दिया कि प्रियम्बल जो है ना वो हॉरोस्कोप है हमारे हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। के.एम. मुंशी, सर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुर दास बारगवा, अर्नेस्ट बेकर। ठीक है, सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल मनेकलाल मुंशी, commonly known as K.M. Munshi, was an Indian freedom fighter, writer, educationist and politician. He played a significant role in various spheres of Indian life during the pre-independence and post-independence eras. तो K.M. मुंशी ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो हॉरोस्कोप है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन का। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ओपिन दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपको बोला जब प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो हुआ था 1976 में, जब उसमें चेंज लाई गई, जब उसमें अमेंडमेंट की गई और 3 वर्ड सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए, तो उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हुए और कंट्रोवर्सी हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में बोला, कुछ केस में बोला कि प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन कुछ केस में बोला फिर प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बिरुबिरी यूनियन केस 1960, कृष्णानंद भारती केस 1973, मेनका गांधी केस 1976, मिनरल मिल्स केस 1980। तो किस केस में ये बोला गया? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिरुबिरी यूनियन केस 1960 में बोला। द बिरुबिरी यूनियन केस रेफर्स टू अ सिग्निफिकेंट लीगल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द बिरुबिरी यूनियन, अ स्मॉल टेरिटरी लोकेटेड नियर द इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये टेरिटरी है। फॉर्मली जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर था, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का पार्ट था ना। द केस वाज ब्रॉट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 1960। तो बिरुबिरी यूनियन केस में जो ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान इशू था, ठीक है, एक बिरुबिरी, वो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक है, क्योंकि पहले बांग्लादेश था पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बिरुबिरी यूनियन केस 1960 में हुआ, इसमें बताया गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रियम्बल? इनमें से क्या नहीं है ट्रू प्रियम्बल के लिए? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
क्या ये सही है? हाँ, जो फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट केसेस आए ना, उसमें ये बताया गया कि प्रियम्बल इज पार्ट, इवन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। प्रियम्बल जो है वो पार्लियामेंट को ना ही रोक सकता है कोई काम करने से और ना ही अलो कर सकता है। प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आइडेंटिटी कार्ड, ये हमें बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। और अगर कभी जजमेंट में, अगर कभी जजेस को कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात एम्बिग्यूअस लगी कि उनको पूरा नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो उस टाइम वो इंटरप्रेट कर सकते हैं प्रियम्बल से, प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ नॉन जस्टिबल, बिल्कुल ये सही है। मैंने आपको बताया है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिबल है। आप अगर फंडामेंटल राइट्स वाले होते हैं आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप प्रियम्बल को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। प्रियम्बल जस्टिबल नहीं है, इट इज़ नॉट जस्टिबल। इट इज़ प्रोविजन कैन बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज रॉन्ग। आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते इसको एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बाकी 3 स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया था। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। How many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble of the Constitution of India? अच्छा, इसमें ये देखें बेसिकली 1 2 3 4 ही तो देखे हैं। यहाँ पे क्यों 5 लिखा है? अच्छा, 4 की जगह 5 को ले लीजिए, ऐसे 1 2 3 एंड 5। आपको बोलना है किस ऑर्डर में है, ठीक है। पहले क्या जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी। कौन पहले है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो ऑर्डर में हमें बताना है। तो क्या सही ऑर्डर है इसका, उसके लिए आपको प्रियम्बल का टेक्स्ट पता होना चाहिए। तो 3 5 2 1 आएगा। देखो सबसे पहले क्या है, 3 5 2 1। तो इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस। देखो जस्टिस है। अच्छा, ये बोला गया है कि सॉरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कितने हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जस्टिस 3 तरह की है, लिबर्टी 5 तरह की है, इक्वलिटी 2 तरह की है और फ्रेटर्निटी 1 तरह की है। तो जस्टिस अगर कितनी है, जस्टिस 3 तरह की है, लिबर्टी 5 तरह की है, इक्वलिटी 2 तरह की है, इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी 1 तरह की है। 3 5 2 1 इसलिए इसका आंसर है, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपका प्रियम्बल भी याद हो जाएगा। देखो जस्टिस 3 तरह की है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। लिबर्टी का हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। जस्टिस का हमने रशियन से लिया है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी 2 तरह की है। फ्रेटर्निटी, द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन 1 तरह की है, ठीक है। ये याद रहा, शाबाश। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझ आ रहा है पॉलिटी इन एमसीक्यू सीरीज से, ठीक है। तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल नेचर क्या है, प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल नेचर क्या है? इट इज एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट मे बी एनफोर्सेबल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। आप प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं कर सकते। इट इज नॉट जस्टिबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following words is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इनमें से कौन से वर्ड्स मेंशन करके नहीं है? सॉवरियन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फेडरल। तो बिल्कुल हमने पढ़ा, सॉवरियन भी है कि हम खुद मुख्तार है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सेक्युलर है, हमारे एलो है फ्रीडम टू रिलीजन। तो फेडरल वर्ड नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। फेडरल हो गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म है। नो डाउट हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जो कि हमने कैनेडियन मॉडल इस्तेमाल किया। तो लेकिन फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सो सॉवरियन, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर वर्ड्स आर देयर इन प्रियम्बल, बट फेडरल वर्ड प्रियम्बल में नहीं है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द, ये हमने बोला इट इज नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। तो ये भी हमने देखी।
तीन तरह की जस्टिस, पांच तरह की लिबर्टी और दो तरह की इक्वलिटी और एक तरह की फर्टर्निटी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। प्रियम्बल पे हमने एमसीक्यूज़ किए। आई होप आपको प्रियम्बल की बहुत सारी बातें पता चली होगी, बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी। बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। बट यस, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो पॉलिटी का है उस पर एमसीक्यू चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आई थिंक हमने बहुत सफिशेंट किए हैं एमसीक्यूज जो भी आपके सिलेबस में है पॉलिटी के, जो दिस टॉपिक्स जिन्होंने मिस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स, वो चेक कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ वाला प्लेलिस्ट। वहाँ पे सारे एक जगह पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे एमसीक्यूज़ वाले, राइट। एंड इफ़ यू वांट मैराथन सीरीज़ फॉर पॉलिटी, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पॉलिटी वीक होता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो भी मैं करा सकती हूँ कम टाइम में। इफ़ यू वांट दैट ऑल्सो, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Baki, like the video, share it with your friends, subscribe to our channel. I wish you all the best. Take very good care of yourself.